नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर होंगे। आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर कुछ ही लोगों ने दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया था। मैंने प्रश्न पूछा था कि भाई बताओ कि भारत में जो ब्लैक सॉइल होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये दरअसल किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? कौन सी फसल है जिसके लिए उपयुक्त होती है? गेहूं, धान, कपास और जौ। ठीक है, तो ये कपास की खेती के लिए बड़ी महत्व होती है। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो भी मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी यानी कि सॉयल, ठीक है, मिट्टी क्या होती है और मिट्टी के जो प्रकार होते हैं, मिट्टी के प्रकार, ठीक है, मिट्टी के प्रकार, ये बहुत बार प्रश्न पूछा था। और किस मिट्टी में कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, ठीक है, यानी कि मिट्टी में जो अलग अलग जो मिट्टी में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपसे पूछा जाता है। कौन कौन से एलिमेंट्स खासकर पाए जाते हैं, ठीक है, काली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, किसकी कमी होती है, ठीक है, कौन सी मिट्टी किस एरिया में पाई जाती है, उसका पूरा पूरा ज्योग्राफिक रीजन जो होता है उसका वो स्टेट वाइज आपको तैयार करना होता है। यूपी में कौन कौन सी मिट्टी कहां कहां किस किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये आप रेडी कर लीजिएगा। यहां से एक प्रश्न जो है हर साल आपकी बनता है एग्जाम, एक प्रश्न डेफिनेटली बनेगा, एक प्रश्न। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, टास्क में आपको देता हूं कि मिट्टी को आप लोग एकदम रेडी कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। आइए अब आते हैं सीधे आज के टॉपिक पर कि भाई आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है। नंबर 1, चीन में अभी हाल ही में भारत के नए राजदूत को नियुक्त करने की चर्चा हो गई है। वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दोराईस्वामी को, कौन है, क्या नाम है इनका, विक्रम दोराईस्वामी को चीन में भारत का अगला राजदूत जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, क्योंकि चीन वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे, है ना। तो चीन हो गया, अमेरिका हो गया, इराक हो गया, इजराइल हो गया, रूस हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। इन देशों में अगर कोई नया राजनयिक जो है, राजदूत जो है नियुक्त होता है तो वो बन जाता है प्रश्न। अगर वहां का कोई राजदूत यहां पर बनता है इंडिया में तो भी बन जाता है प्रश्न आपके एग्जाम में, ठीक है। तो वर्तमान में जो है वो यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। कौन? विक्रम दोराईस्वामी, ठीक है। चीन में वह मौजूदा राजदूत प्रदीप कुमार रावत का स्थान लेंगे, यानी कि प्रदीप कुमार जो रावत हैं वो इस समय चीन में राजदूत हैं और इन्हीं का स्थान लेंगे। कौन? विक्रम दोराईस्वामी। तो कई बार क्या होता है जब कोई नई नियुक्ति मिलती है तो उस नई नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति ने किस का स्थान ग्रहण किया है, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। दरअसल यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में हुए सैन्य गतिरोध के बाद अपने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने की दिशा में कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, शैक्षणिक और प्रारंभिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें, यानी कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड आदि क्या रहा है, तो अगर बात करेंगे तो विक्रम दोराईस्वामी वर्ष 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। उन्होंने डीयू से जो है एमए हिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद भी कुछ समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रहे हैं, है ना। और उसके बाद जो है उनको फिर जॉब लग गई थी। तो इन सर्विस ट्रेनिंग यानी कि 1992 में विदेश सेवा में चयनित होने के बाद उन्होंने 1992-93 के मध्य में नई दिल्ली में अपना प्रारंभिक परिषद पूरा किया। हांगकांग की नियुक्ति की बात करते हैं तो मई 1994 में उनकी पहली विदेशी नियुक्ति हांगकांग स्थित भारतीय दूतावास में थर्ड सेक्रेटरी के रूप में हुई। यहीं रहते हुए उन्होंने हांगकांग के चीनी विश्वविद्यालय के न्यू एशिया लैंग्वेज स्कूल से चीनी भाषा में डिप्लोमा अर्जित किया, ठीक है। बीजिंग में तैनाती, तो चीनी भाषा में दस्ता प्राप्त करने के पश्चात सितंबर 1996 उन्होंने बीजिंग चीन स्थित भारतीय दूतावास में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने लगभग 4 वर्षों तक अपनी जिम्मेदारी संभाली है, ठीक है। और इसके अलावा विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, ठीक है। बीजिंग में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वर्ष 2000 में वे नई दिल्ली लौटा और यहां उन्होंने विदेश मंत्रालय के डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल पर नियुक्ति उनको किया गया। 2 वर्ष तक प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में काम करने के पश्चात वर्ष 2002 में उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में प्रमोट किया गया। प्रधानमंत्री के निजी सचिव अपने शानदार प्रशासनिक और कूटनीतिक कौशल के कारण उन्होंने बाद में भारत के प्रधानमंत्री के निजी सचिव, ठीक है, प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो कई सारे पदों पर उन्होंने चुके काम किया है, इसलिए इनका नाम, किनका नाम,
जो आपके नए राजदूत बनेंगे चीन में, विक्रम दोराई स्वामी, इनका नाम आपको क्या करना है, ध्यान रखना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। अब इसी पर छोटा सा प्रश्न बन जाएगा जिसका आपको उत्तर देना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने से पूर्व दोराई स्वामी के पृष्ठभूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सर्वाधिक सटीक लगता है? नंबर ए, उन्होंने रक्षा बलों में अपनी सेवाएं दी थी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर डिग्री ली और 1 वर्ष तक पत्रकारिता की। उन्होंने जेएनयू से चीनी भाषा में पीएचडी की डिग्री पूरी की। वह भारतीय रिजर्व बैंक में अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत थे। कौन सा सटीक एक जो है वक्तव्य जो है सही इनके बारे में? सिंपल सी बात है भाई, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा क्या आपके सही। डी से उन्होंने एमए हिस्ट्री से मास्टर्स किया और उसके बाद जो है उन्होंने पत्रकारिता की 1 साल तक। चलिए विश्व ओरल स्वास्थ्य दिवस जो कि मनाया जाता है आपको 20 मार्च को, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, आपके टीथ और आपके मसूड़ों की जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए दिवस मनाया जाता है अपने आप में। और आप जानते हो कि दांत हमारे लिए बड़े मजबूत चीज होती है, बहुत अच्छी चीज होती है। दांत अगर टूट गए तो, अगर दांत किसी का नहीं है तो पहली बात तो मुंह ही नहीं अच्छा लगेगा आपका। फेस जिसके लिए आप एकदम पगलाए रहते हैं वो फेस अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कोई बहुत सुंदर सी अच्छी सी कन्या है, सुंदर सी लड़की है और दांत नहीं है, अगर आप या फिर आप लड़के हैं, आप बहुत एकदम बढ़िया सुंदर से दिखते हैं और दांत नहीं है आपके, तो 2 नुकसान। एक तो आपका फेस नहीं अच्छा लगेगा, दूसरा कुछ खा पी नहीं पाओगे बॉस, है ना। मसूड़े अगर नहीं अच्छे तो भी दिक्कत है अपने आप। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दांत हमारे मजबूत हो। अच्छा, एक बात आप जानते होंगे कि ये जो टूथपेस्ट जो आपको दिखते हैं मार्केट में, कोलगेट और पेप्सोडेंट और न जाने क्या क्या, बड़ी बड़ी कंट्रियों में इसको बैन किया गया है, बच्चों से दूर रखा गया। स्लो पॉइजन होता है इसमें बॉस, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। कोलगेट जैसे जो चीजों में स्लो पॉइजन का रूप रखता है अपने आप में, हानिकारक होता है टूथपेस्ट ऐसे। इसलिए हमारे यहां पर दातून का प्रयोग किया जाता था। दातून जो आपके टीथ के लिए और आपके मसूड़ों के लिए बड़ा हितकारी होता था। अगर वो अंदर चला भी जाए दातून करते तो भी कोई नुकसान नहीं था। नीम की दातून, बबूल की दातून, ठीक है, और कई सारे ऐसे पेड़ के छाले होते हैं जिससे आप दातून करते हैं। लेकिन ये जो आप कोलगेट और बाकी जो चीजें करते हैं ये आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, खासकर आपके बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है। स्लो पॉइजन होता है इसमें बॉस, ध्यान रखिएगा, नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बड़े शौक से जो है करते हैं। और दूसरी बात है, दांत को साफ करने में किसी टूथपेस्ट का कोई रोल नहीं होता है। दांत हमारे साफ होते हैं किससे? हमारे लार से साफ होते हैं। कभी नोटिस कीजिएगा, लार से हमारे दांत साफ होते हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत आवश्यक हो जाती है आपके लिए कि आप जो है दातून से करें। आप कहेंगे सर नहीं मिलता है, सर हमें मिलता है मार्केट में, बहुत जगहों पर दातून मिलती है भाई साहब, बहुत सस्ती मिलती है, लेके आइए, रख लीजिए, उसको पानी भिगा के रख लीजिए, होता रहेगा। अगर आपको दिक्कत लगती है कि बार बार कौन जाए, तो इतनी बड़ी दातून अगर है, इतनी बड़ी दातून, इसको करिए, करने के बाद कट कर दीजिए, फेंक दीजिए, फिर दोबारा सेकंड टाइम यूज कीजिए। एक बड़ी दातून को आप 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदा आपकी बॉडी के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके भीतर विकसित होगी। लेकिन शौक में हम लोग न जाने क्या क्या करते हैं। इस दिवस का उद्देश्य आम जनमानस को दांतों और मसूड़ों की बीमारियों से बचाव, समग्र स्वास्थ्य में मौखिक स्वच्छता के योगदान और इस दिशा में काम करने वाले सरकारी व गैर सरकारी प्रयासों के बारे में सूचित करना है कि भाई कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो इस दिवस की शुरुआत दरअसल एफडीआई वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन, एफडीआई क्या नाम है इसका, वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के द्वारा की गई थी। तो आप एग्जाम में पूछ लेगा कि इस दिवस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, आप कहेंगे एफडीआई के द्वारा। मूल रूप से पहली बार यह दिवस दरअसल 2007 में 12 सितंबर को एफडीआई के संस्थापक डॉक्टर चार्ल्स गोडोन के जन्मदिन पर घोषित किया गया था, ठीक है। हालांकि बाद में वर्ष 2013 में इस अभियान को पूरी तरीके से सक्रिय किया गया था और इसकी तिथि बदल करके 20 मार्च कर दी गई थी बाद में। तो अभी 20 मार्च को ही दरअसल ये मनाया जाता है। इसका क्या महत्व इस दिवस का, इस दिन का? इस तिथि को चुनने के पीछे एक विशेष वैज्ञानिक एवं तार्किक कारण है। क्या कारण है? बच्चों के मुंह में दरअसल प्राथमिक दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। तो अब ये सीधे पूछ लेगा कि बच्चों में प्राथमिक दांत के रूप में कुल कितनी संख्या होती है? टीथ की 20 होती है। स्वस्थ बुजुर्गों के मुंह में जीवन के अंत तक कम से कम 20 प्राकृतिक दांत होने चाहिए, ठीक है। एक स्वस्थ वयस्क के मुंह में 32 दांत और शून्य कैविटी होनी चाहिए, जिसे अंक के रूप में 3/20 के रूप में दर्शाया गया। अतः तीसरा महीना यानी कि मार्च और 20 तारीख, तो ये इसलिए इसको 20 मार्च चुनने का जो है एक कारण था। ये एक अपने आप एक साइंटिफिक और बहुत
वैलिड रीजन के रूप में हमने इसको 20 मार्च को रखा था। ठीक है, चलिए थीम क्या है भाई साहब, 2024 से लेकर के 2026 तक के 3 वर्षों के लिए यह अभियान की थीम जो है क्या है, ए हैप्पी माउथ इज ए हैप्पी बॉडी। ये 3 साल के लिए 2024, ठीक है, 2025 और 2026 तीनों साल के लिए जो है थीम यही रहेगी हमारी ये। ठीक, अच्छा आप ये दिवस तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, जो टंग होती है हमारी, जो जीभ होती है, जीभ हमारी जिह्वा, ठीक है, और जो हमारे दांत होते हैं, इनके बारे में भी आपको क्या करना, पढ़ लेना है। जीभ का कौन सा भाग जो है हमारी जीभ है, ठीक है, तो जीभ के आगे का भाग जो है होता है वो जो है, इससे हम क्या महसूस करते हैं, हमारा जो पश एरिया होता है जीभ का, उससे हम क्या महसूस करते हैं, खट्टा मीठा, क्या किनारे जो होते हैं जीभ के, उससे हम क्या महसूस करते हैं। और दांत कुल कितने प्रकार के होते हैं, कौन से दांत, कैनाइन दांत से लेकर के अलग जो दांतों के बारे में जो जानकारी होती है वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। दांतों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है, जैसे अभी बीओ का एग्जाम होने वाला है, तो बीओ के एग्जाम में इनसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, भारत सरकार की प्रमुख पहलें इसको लेकर के, राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2014-15 में इस कार्यक्रम को लागू किया गया ताकि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में दंत चिकित्सा देखभाल मजबूत हो किया सके। ई दंत सेवा, यह स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन है। यह पोर्टल नागरिकों को मौखिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, नजदीकी दंत चिकित्सा सुविधा केंद्रों की सूची और मिथकों को दूर करने के लिए प्रामाणिक जानकारी प्रदान करता है। ई दंत सेवा अपने आप में एक एप्लीकेशन के माध्यम से हम इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ई दंत सेवा क्या है अपने आप में। चलिए, अब इसी पर छोटा सा बन जाएगा प्रश्न। बाकी टास्क मैंने दिया ना कि जीभ के बारे में और दांत के बारे में पढ़ लीजिएगा अलग से। ठीक, चलिए, विश्व ओरल स्वास्थ्य दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक विशिष्ट प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। बताओ कौन से कथन इसमें से सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना ही 2, क्या हो जाएगा। बहुत आसान है। बी वाला कथन इसमें रॉन्ग है भाई साहब। ठीक है, ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि ये एफडीआई के द्वारा शुरू किया गया था, ना कि आपके डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा सही है, केवल 1 सही है। केवल 1 कहां पर है, ए वाले विकल्प में है। अच्छा, अगर पूछा होता कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है, यहां पे होता सही नहीं है अगर, और ऐसे प्रश्नों में गलती अक्सर आप कर जाते हैं, सही नहीं वाले शब्द को आप ध्यान नहीं देते हैं और लगा के चले जाते टिक किसको, 1 को। अगर यहां पर नहीं होता कौन सा सही नहीं है तो क्या हो जाता, केवल 2, ये सही था, तो तब उत्तर क्या होता आपका, केवल बी वाला हो जाता। ठीक है, चलिए, भारत में बाल मृत्यु दर में गिरावट, अभी UNIGMA रिपोर्ट एक आई हुई है और उसमें जो है ये बात रखी गई है कि भारत में लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें बाल मृत्यु दर में कमी आई हुई है। ठीक है, 1990 में जो है 90 के आसपास जो है संख्या ठीक ठाक थी और अब जो है लगभग शायद 57 या 17 प्रति 1000 बच्चों की मृत्यु होती है, अब ज्यादा नहीं होती है। इसी प्रकार से 5 वर्ष जो नवजात बच्चे होते हैं, एकदम नवजात नए बच्चे एकदम पैदा होते ही, और 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मृत्यु दर में भी कमी आई हुई है। ये रिपोर्ट अभी जो हाल ही में आई है UNIGMA की रिपोर्ट, उसमें एक बात कही गई है। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान अंतर एजेंसी समूह, ठीक है, यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन यानी कि UNIGMA द्वारा 2025 की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत में बाल मृत्यु दर में आई भारी कमी गिरावट वैश्विक स्तर पर सराहना की गई कि भाई ग्लोबल लेवल पर हमने बहुत बड़े स्तर पर काम किया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में दुनिया भर में हुई प्रगति में भारत एक प्रमुख योगदानकर्ता देश बनकर उभरा है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारत के प्रधानमंत्री ने भी प्रसन्नता जो है व्यक्त की है। रिपोर्ट के प्रमुख आंकड़े, ठीक है, रिपोर्ट में भारत के जमीनी स्तर के प्रयासों, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की प्रभावशीलता को उजागर करते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 1, नवजात शिशु मृत्यु दर। तो भारत में नवजात मृत्यु दर में 70% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 1990 में यह दर कितनी थी, 57 प्रति 1000 से थी, जो 2024 में घट करके 17 रह गई है। अच्छा, 57 ये 1990 में थी पर 1000 बच्चों पर, अभी कितनी होगी 24 में, मात्र 17 हो गई है, 17 हो गई है। यानी कि 1990 में 1000 बच्चों पर 57 बच्चे एक्सपायर कर जाते थे और अभी कितने एक्सपायर हो रहे हैं, मात्र ओनली
17 हो रहे हैं। तो ये बड़ा आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 70% की गिरावट आई है। और ये तो नवजात शिशुओं की बात हो रही है, और अगर बात करते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर की बात करेंगे तो इस श्रेणी में 79% की अभूतपूर्व कमी देखी गई है। 1990 में यह आंकड़ा 127 बच्चों का था और अभी 2024 में घट करके ये हो गया है मात्र 27। तो ये 79% की गिरावट दर्ज की गई और ये बहुत बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। इसको अपने मेंस वगैरह में या प्री में आपके प्रश्न पूछ सकता है। इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत की सफलता के मुख्य कारक क्या क्या रहे? रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि अधिकांश बाल मृत्यु को रोका जा सकता है या उनका इलाज किया सकता है। भारत की सफलता के पीछे क्या क्या कारण रहे? नंबर 1, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए व्यापक स्तर पर हमने टीकाकरण जैसे कार्यक्रम को चलाया, जैसे कि आपका मिशन इंद्रधनुष। अब मिशन इंद्रधनुष में शायद आई थिंक जो है 7 टीके संभवतः लगाए जाते थे एक साथ में, 7 टीके, ठीक, 7 टीके। और मिशन इंद्रधनुष के बारे में आप लोग एक बार पढ़ भी लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण भी है आपके लिए, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। तो इससे एक बड़ा व्यापक फायदा हुआ। दूसरा, संस्थान आधारित नवजात देखभाल, यानी कि अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना और विशेष नवजात देखभाल इकाइयों की स्थापना करना भी एक बड़ा कदम रहा इसमें। एकीकृत प्रबंधन, यानी कि नवजात और बचपन की बीमारियों का एकीकृत प्रबंधन, जिसके तहत जमीनी स्तर पर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप जानते हो गांव-गांव घर-घर में आशा और हमारी जो आशा और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उन्होंने व्यापक स्तर पर काम किया है। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। स्थापना उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो दरअसल जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना और राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना और सामाजिक प्रगति, बेहतर जीवन स्तर और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, यह दरअसल संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्यालय दरअसल कहां पर है? न्यूयॉर्क, यानी कि अमेरिका में है। और इसमें वर्तमान में 193 कंट्री जो है इसमें है। इसके प्रमुख अगर हम पार्ट्स यानी कि 6 इसके प्रमुख अंगों की बात करें तो इसमें महासभा आता है जिसको जनरल असेंबली बोलते हैं। सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल आता है जिसमें 5 सदस्य जो है अस्थायी होते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि ये आपका है। न्याय परिषद ये भी है एक अपने आप में। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग में स्थित है और सचिवालय इसका हेग में स्थित इसका सचिवालय है। तो ये इसके प्रमुख अंग हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र के, जिसके बारे में प्रश्न पूछता है। ये जितने भी आप यहां पर देख पा रहे हैं, महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इनके सबके बारे में अलग से प्रश्न पूछता है। तो डिटेल्स में आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये भी मैं आपको टास्क नंबर आपको देता हूं 3, ठीक है। चलिए, अब UNIGME जिसने रिपोर्ट जारी की है, ये रिपोर्ट जो जारी किया ये क्या है? ये दरअसल संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान अंतर एजेंसी समूह का गठन दरअसल 2004 में किया गया था। इसका नेतृत्व यूनिसेफ करता है। यूनिसेफ आप जानते हैं कि बच्चों के विकास जो उनके पालन पोषण के लिए काम करता है। यूनिसेफ एक बड़ी एजेंसी है और इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक समूह और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग का जनसंख्या प्रभाग शामिल है। इसका काम बाल मृत्यु दर के विश्वसनीय आंकड़े जुटाना और प्रगति की निगरानी करना है। तो ये खास पॉइंट है। और यूनिसेफ के बारे में अलग से भी आप लोग पढ़िएगा। यूनिसेफ के बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। यूनिसेफ, ठीक है, बाल विकास से रिलेटेड यूनिसेफ संगठन है अपने यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब बताइए प्रश्न आप लोग इसमें। हाल ही में जारी UNIGME रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वर्ष 1990 से 2024 के बीच भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर में 70% की गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। दूसरा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 1990 के 127 से घट करके 2024 में 27 हो गई है। अब आपको बताना है कि भैया बताओ इसमें से क्या कथन हो जाएगा सही। आसान है भाई साहब, कठिन नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। बताओ, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना आप लोग, नोट कर लिया करो। देखो फिर से मैं कह रहा हूं कि जो भी मैं होमवर्क या टास्क दिया करता हूं, प्लीज उसको आप लोग करने का प्रयास कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज है आप लोग के लिए। इतना करेंगे ना तो आपको बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संभवतः सी होना चाहिए। दोनों कथन सही है, बिल्कुल सही बात है। पहला भी सही है आपका, दूसरा भी सही है, ठीक है। चलिए, रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर अभी हाल ही में पीएम मोदी ने ट्वीट करके जो है इस पर अपनी बात रखी थी। और आप ये महान एक क्रांतिकारी थी रानी अवंतीबाई। मध्य प्रदेश
पर इनके नाम पर कई प्रकार की योजनाएं भी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी इनके नाम पर कई प्रकार की योजनाएं हैं। 1857 के रेवोल्यूशन में जो है एक बड़ा योगदान इनका रहा है, और जो हड़प नीति थी उसके तहत जो है इनके पति के साम्राज्य को हड़प लिया गया था और उसके बाद उन्होंने इस पर जीत हासिल की थी। बाद में जो है इनको सेना ने घेर लिया, ब्रिटिश सेना ने, और जब इनको लगा कि मैं अंग्रेजों के हाथ में चली जाऊंगी तो उन्होंने फिर अपने ही तलवार से अपना जो है क्या कर लिया था, अपने आप को मार लिया था। बहुत बड़ी वीर योद्धा के रूप में जानी जाती है मध्य प्रदेश में, आप जानते होंगे, ठीक है। महान स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मनकेहड़ी गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था, और बचपन से उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाने की एक खास इनमें निपुणता थी। और उनका विवाह दरअसल मध्य प्रदेश के मंडला जिले के अंतर्गत आने वाली रामगढ़ रियासत के राजा विक्रमादित्य सिंह के साथ हुआ था, ठीक है। और इसी रामगढ़ पर जो है हड़प नीति के तहत जो है अंग्रेजों ने कब्जा बनाने का सोचा था, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। राजा विक्रमादित्य सिंह का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे राज्य का कामकाज संभालने में असमर्थ हो गए। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपनी विस्तारवादी हड़प नीति, ठीक है, के तहत रामगढ़ रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने राज्य के प्रशासन को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर दिया और अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के इस हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया और नियुक्त किए गए ब्रिटिश अधिकारियों को रामगढ़ से बाहर निकाल करके राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली, ठीक है। इनके हस्बैंड क्या थे, पति जो है कमजोर हो गए थे उस समय। 1857 की क्रांति और खैरी का युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखिएगा। जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो रानी अवंतीबाई ने मध्य भारत के सभी राजाओं, जमींदारों और मालगुजारों को एकजुट करने के लिए एक पत्र और चूड़ियां भिजवाई और कहा कि वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध लड़ें या फिर चूड़ी पहन के घर में रह जाएं कि भैया वो डर गए हैं, ठीक है। 23 नवंबर 1857 को मंडला के समीप खैरी नामक स्थान पर रानी अवंतीबाई की सेना और अंग्रेजी फौज के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इस ऐतिहासिक युद्ध में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर वार्डिंगटन की सेना को बुरी तरीके से पराजित कर दिया और मंडला तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया। और इसी बात को लेकर के चिढ़ हुई अंग्रेजों में और फाइनली जो है उन्होंने इनके मध्य में जो है युद्ध छिड़ गया और तगड़ा। अपनी पराजय से बौखलाए, ठीक है, अपनी पराजय से बौखलाए अंग्रेजों ने मार्च 1958 में रीवा रियासत की सेना की मदद से एक बड़ी फौज के साथ रामगढ़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। देश की गद्दारी में जो है, देश की पराजय में कोई और नहीं पार्टिसिपेट किया, हमारे ही भारत के लोगों ने भाग लिया। 1857 के रेवोल्यूशन के तहत ही देश कब का आजाद हो गया होता, लेकिन कुछ अपने ही चंद गद्दारों की वजह से कहीं ना कहीं देश आजाद नहीं हो पाया। इसमें कहने में कोई गुरज नहीं, और वह स्थिति आज भी व्याप्त है, आज भी व्याप्त है। ध्यान रखिएगा, हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, या अपने ही देश की प्रमुख योजनाओं को क्रियान्वयन में जो चीजें सबका सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं मिलता है। सर्जिकल स्ट्राइक पर आरोप कई बार लग जाता है, कई बार अब जैसे अभी विदेश नीति पर कई बार आरोप लग रहा है ईरान को लेकर के। मतलब कितनी ना समझिए कि हम यहां पर लैपटॉप पे बैठ करके भारत की विदेश नीति को हम आकलन करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट फेल हो गई अपनी विदेश नीति में। हमसे सरकार कभी फेल नहीं होती है। इंडियन ब्यूरोक्रेसी को चलाने में और इंडियन फॉरेन पॉलिसी को चलाने में दरअसल जो है कोई नेता नहीं काम कर रहा होता, एक ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहा होता है। एक इंडियन फॉरेन सर्विस का एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहा होता है। हम और आप उसके आगे कुछ भी नहीं है, हमसे कहीं गुना ज्यादा सोचते हैं वो लोग। ईरान के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमसे बेहतर उनको पता होता है, और हम यहां पर लैपटॉप में और फोन पर एक छोटे से क्लिप कट करके कहते हैं ईरान के साथ में हमारी विदेशी नीति क्या होगी, फेल हो गई है, हम अमेरिका के दबाव में आ गए हैं। ये हमारी नासमझी है कि हम अपने देश को कमजोर करने का काम करते हैं, जिसे नासमझी होती है। खैर, इसीलिए मैं कहता हूं किताबें पढ़ा करिए अच्छे तरीके से। कल एक हमारी स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट नहीं, एक हमारी मित्र है, उनकी महिला का जो है एक आया क्लिप हमारे पास, ठीक है, कि भारत ने विदेश नीति में ईरान को फेल कर दिया है, और वो आईएएस की तैयारी करते हैं मैडम जी। उनको मैंने कहा कि एक बार पढ़ो अच्छे तरीके से। जब पढ़ने वाले जब स्टूडेंट ही उनकी मानसिकता इस प्रकार से हो जाएगी तो अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके क्या लिखेंगे विदेश नीति में, बड़ा समझ से परे है मुझे। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हमेशा जो है किसी भी पार्टी की या किसी भी उसके विरोध या पक्ष में बात नहीं रखनी चाहिए, बल्कि जो हमारी रियल जो फॉरेन पॉलिसी उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। चलिए,
तो 1858 में क्या हुआ, रीवा रियासत की सेना की मदद से एक बड़ी फौज के साथ में रामगढ़ पर आक्रमण कर दिया गया। रानी की सेना संख्या बल में क्या थी, कम थी, इसलिए रणनीतिक रूप से रानी अवंतीबाई अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ में रामगढ़ से निकल करके देवहारगढ़ की घनी पहाड़ियों में चली गई और वहां पर अंग्रेजों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। 20 मार्च 1858 को जब रानी को लगा कि अंग्रेजों से बचकर निकलना इस बार असंभव है, तो वह जीते जी अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाना चाहती थी। तब रानी दुर्गावती का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपनी ही तलवार से अपने प्राणों की क्या कर दी, आहुति दे दी। ऐसी थी हमारे देश की रानियां, ऐसी थी देश की हमारी महिलाएं, जो देश के लिए जीती थी, देश के लिए मरती थी। कहते ना कि देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, और यह धड़कन नहीं, यह श्वास हो मातृभूमि के लिए। ऐसा भाव हमारे भीतर होना चाहिए। देश के साथ गद्दारी और देश की नीतियों के साथ में उसके विरोध में कभी बात नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखना हमेशा, जब भी ऐसी कोई बात हो तो देश के में सरकार जो भी हो, कोई पार्टी हो, भले ही आप उस पार्टी से इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन उस पार्टी को हमेशा जो है सपोर्ट करना चाहिए। ये ऐसे समय में जब एक वैश्विक संकट आ गया है, तब देश में सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार किसी भी पार्टी की हो, डजंट मैटर, अगर कोई ऐसी आपात स्थिति आती है तो उसमें हमें मिलकर के काम करना चाहिए। अब लोग एग्जांपल देते हैं, गैस का सिलेंडर तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। 90s के समय की बात है कि लोग गैस तो छोड़िए, गैस तो मिलता ही नहीं था। केरोसिन के लिए लंबी कतार लगाते थे। फिक्स था 10 लीटर से 5 लीटर से ऊपर नहीं मिलेगा आपको। घर में खाना बने या बुझा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, केरोसिन नहीं मिलेगा। लेकिन जो यूथ है वो नहीं जानते इस स्थिति को। यूथ उस स्थिति को भी नहीं जानता है जब गैस की बुकिंग नहीं होती थी। हमें जो है 45-50 किलोमीटर जाना पड़ता था गैस लेकर के, और कई दिनों के बाद हमें मिलता था। तो वह स्थिति हम भूल गए हैं। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं देश के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, है ना। चलिए, सम्मान और बेइज्जती की अगर बात करते हैं तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में कई कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई लोधी और विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के तहत उनके नाम पर पीएससी की बटालियन भी स्थापित की गई है। इसके अलावा नर्मदा नदी पर बना बरगी बांध परियोजना का नामकरण भी उनके नाम पर किया गया। तो ये उनके लिए है बहुत बड़ा। आप सोचते होंगे सर जी बहुत सरकार का पक्ष लेते हैं। नहीं, सरकार का पक्ष नहीं लेते हैं, जो रियलिस्टिक चीजें होती वो आपको बताते हैं ना। आप लोग सन 2000 के बाद अगर आप लोग का बर्थ हुआ होगा तो आप क्या जाने कि 90s में क्या चलता था देश में, है नहीं। चलिए खैर, रानी अवंतीबाई लोधी 18 कल एक ने कमेंट ऐसा कुछ किया था, है ना। क्या किया था, एक बच्चे ने कुछ कमेंट किया था किसी पोस्ट पर, जो है ईद की बधाई पर। अच्छा, ईद तो हो चुका है, आप सभी लोग को उसके शुभकामनाएं। मैंने पहले भी दिया था, फिर से कह रहा हूं, ईद का त्यौहार भी अपने आप पे अच्छा होता है और लोग मनाते हैं इसको। खैर, रानी अवंतीबाई लोधी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस रियासत की शासिका थी जहां उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया था? झांसी रियासत, रामगढ़ रियासत, अवध रियासत या फिर कित्तूर रियासत? ये क्या हो जाएगा? रामगढ़ रियासत। आप सोचो कि इतने लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है, लेकिन हमारी इतिहास की किताबों में कुछ चुनिंदा लोगों का ही नाम दर्ज कराया गया। किसकी कमी थी ये? कल्पना कीजिएगा कि जिस अब रानी अवंतीबाई का नाम शायद संभवतः आपने पहली बार सुना होगा, मे भी बहुत लोगों ने। आप कुछ ही नामों को सुनते हैं। ये देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा जो है क्या था, एक उलटफेर था अपने आप में, एक तरीके से मक्कारी कह लीजिए आप इसको, है ना। चलिए, योगा 365 पहले, हालांकि इसको योगा नहीं बोलते हैं बॉस, इसको बोलते हैं योग। ठीक है, योग। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? योग होगा। ए यहां पर साइलेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। योग होता है इस तरीके से, योग। योगाश्चित वृत्ति निरोधः, योग से हमारे अंदर जो भी विकृतियां होती हैं उनका नाश होता है। योगा 365, ठीक है, यानी कि योग 365 पहल को आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य योग को केवल एक वार्षिक आयोजन के रूप में नहीं बल्कि दैनिक रूप से उसे हमें फॉलो करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा जो नहीं जानते हैं आप लोग, योग जो है दो चीजें हैं योग में। एक योग में जो हमारा जो आप एक्सरसाइज करते हैं खासकर, ठीक है, जैसे आपका सूर्य नमस्कार वगैरह हो गया, ठीक है, और जो भी आपकी जॉगिंग क्रियाएं होती हैं, यौगिक जॉगिंग, ठीक है, जिसमें हम अपने फिजिकल स्टेमिना को स्ट्रांग करते हैं, वो योग के अंतर्गत आता है। जैसे बटरफ्लाई हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, ठीक है, और जिसको हम पीटी बोलते हैं साधारण तौर पर, ये सब क्या योग के अंतर्गत आएगा। योग का दूसरा रूप क्या है? प्राणायाम है। क्या बोलते हैं? प्राणायाम बोलते हैं, जहां पर सांसों का खेल होता है, सांसों का प्राणायाम,
इससे क्या होगा, हमारा हार्डवेयर सुरक्षित होता है। हार्डवेयर मतलब हमारे जो आउटर बॉडी पार्ट्स हैं, हमारा हाथ, मसल्स हमारे, ठीक है, हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स योग से, सूर्य नमस्कार से, बाकी एक्सरसाइज से मजबूत होते हैं। जो इंटरनल बॉडी हमारी जो मजबूत होती है, वो होती है प्राणायाम से। किससे? प्राणायाम से। प्राणायाम में क्या आएगा? प्राणायाम में आपका कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जाई, उद्गीत, ये सब आता है। इसमें सांसों का खेल होता है। और इसी प्राणायाम में 7 नियम होते हैं: यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पता है आप लोग को? तो पूछता कई बार एग्जाम में आपके। तो प्राणायाम इंटरनल बॉडी को शुद्ध करता है, हमारे इंटेस्टाइन, हमारे जो भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, लाइक आपका किडनी हो गया, आपका लंग्स हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है शुद्ध कौन करता है? ये हमारा प्राणायाम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन का सारा खेल होता है अल्टीमेटली, ठीक है। चलिए, तो ये एक पहल शुरू की गई है और इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर साइन भी किया गया है। इस पहल के अंतर्गत दरअसल मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने, ठीक है, ये हाइब्रिड जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में साझेदारी की है, जिसके माध्यम से देश भर के लोगों को मुफ्त दैनिक ऑनलाइन योग सत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। यह डिजिटल मॉडल योग को अधिक सुलभ और समावेशी बनाता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो भौतिक रूप से योग केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप जानते होंगे यह दिवस दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2014 में भारत के प्रस्ताव पर घोषित किया गया था और पहली बार 2015 में इसको मनाया गया था। और विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को, हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, यह पहल वाई ब्रेक कार्यक्रम, कॉमन योगा प्रोटोकॉल और गैर संचारी रोगों के लिए विकसित योग मॉडल जैसे मौजूदा कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य योग को कार्यस्थलों, समुदायों और स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल कर निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना है, ठीक है। चलिए, अब बन जाएगा इस पर छोटा सा प्रश्न। योग क्या करिए आप लोग, है ना, सुंदर दिखना है ना, तो योग करिए। बॉडी को हष्ट पुष्ट रखना है तो योग कीजिए। योग 365 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहल योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित रखने के बजाय उसे दैनिक जीवन में अपनाने पर जोर देती है। बिल्कुल सही बात है। इस पहल के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दैनिक योग सत्र उपलब्ध कराने के लिए सहयोग किया। ठीक बात है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। नहीं भाई साहब, 21 जून को, है ना, 21 जून। ये रॉन्ग हो गया। ए सही है, बी सही है, मतलब एक सही है, दो सही है। तो एक और दो कहां पर है? ए वाले ऑप्शन में है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना। तो दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना को नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा लागू किया गया, जो सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख वैधानिक संस्था है। एनसीडीसी की स्थापना वर्ष 1963 में सहकारी क्षेत्र के विकास और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, तो ये अभी क्या चर्चाओं में रही है, ध्यान रखिएगा इसको। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दरअसल सहकारी संस्थाओं को दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे कृषि एवं सबल क्षेत्रों में पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन, बुनियादी ढांचा विकास करना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा दे सके। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सहकारी क्रेडिट प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपने आप में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आप जानते हो कि किसानों की आय को दूनी करने के लिए लगातार सरकार जो है व्यापक स्तर पर काम कर रही है, और उसी के अंतर्गत ये जो योजना है दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी द्वारा लागू किया गया है इसको। ठीक है, चलिए। इसके तहत दरअसल सहकारी संस्थाओं के लिए कड़े पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। संस्था कम से कम 3 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, सकारात्मक नेटवर्थ होना चाहिए। ठीक है, पिछले 3 वर्षों में कैश लॉस नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 वर्षों में लाभ दर्ज होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल वित्तीय रूप से सक्षम और स्थिर सहकारी संस्थाओं को ही सहायता मिले, जिससे ऋण वापसी और परियोजना सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं इससे। ठीक है, चलिए। इसके अतिरिक्त एनसीडीसी द्वारा विस्तृत, ठीक है, अपेरेजल, मॉनिटरिंग और फील्ड इंस्पेक्शन की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व क्या होता है और ज्यादा मजबूत यानी कि सुनिश्चित होता है। चलिए, अब बताइए आप लोग इस पर प्रश्न। दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? सॉरी,
बी ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है? इस योजना का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, इस योजना के तहत नई स्थापित सहकारी संस्थाएं भी बिना किसी वित्तीय मानदंड के पात्र होती हैं। ये तो हमको नहीं लग रहा है, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा भाई? बी, बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 होगा, बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रम्बानन मंदिर भाई साहब ये इंडोनेशिया में जो है एक प्रमुख जो है मंदिर है, और इसके जीर्णोद्धार और इसकी जो है सुरक्षा को लेकर के सांस्कृतिक महत्व को संजोने के लिए एक अभी हाल ही में जो है एक इस पर कार्य किया गया है। यानी कि भारत और इंडोनेशिया के बीच प्राम्बनन मंदिर परिसर के संरक्षण के लिए सहयोग सांस्कृतिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह पहल दोनों देशों के बीच साझा सभ्यतागत और धार्मिक संबंधों, विशेषकर हिंदू परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है अपने आप में। प्राम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है अपने आप में, जो जावा द्वीप के योग्याकर्ता क्षेत्र के पास स्थित है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में संजय वंश द्वारा किया गया था। तो अब इस मंदिर के बारे में प्रश्न पूछ लेगा कि इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड कहां है, क्या है, और यह मंदिर कहां पर? तो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है अपने आप में। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को आप लोग। यह मंदिर दरअसल 1991 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है, जो इसकी वैश्विक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए हो जाएगा इंपॉर्टेंट भाई कि कब इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसके 3 प्रमुख मंदिर इन्हीं देवताओं को समर्पित है, जिनमें शिव मंदिर सबसे ऊंचा है, लगभग 47 मीटर है। इस मंदिर की वास्तुकला में जावानी शैली और दक्षिण भारतीय विशेषकर पल्लव प्रभाव का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। इसमें कुल लगभग 240 मंदिर हैं और इसकी दीवारों पर रामायण जैसे महाकाव्यों के दृश्य उकेरे गए हैं, जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया में आप जानते हैं बहुत प्रकार के मंदिर हैं, और इससे जो है न केवल विरासत को संरक्षण मिलेगा, बल्कि पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी मजबूती मिलेगी इससे। ठीक है, चलिए चलो बताओ भाई प्रश्न। भारत और इंडोनेशिया के बीच प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। बिल्कुल ठीक बात है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल मान्यता प्राप्त है, जबकि इसको 1991 में इसको मान्यता प्राप्त किया गया था, इसमें हुई थी 1991। यह मंदिर बौद्ध त्रिरत्न को समर्पित है। नहीं भाई साहब, रॉन्ग है। 1 सही है, 2 सही है। कहां पर 1 2? 1 2 सी वाले ऑप्शन में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है आज के लिए। आज इतना ही करंट अफेयर्स था हमारा। मार्च 1858 में अंग्रेजी सेना द्वारा चारों ओर से घिर जाने पर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने किस स्थान की पहाड़ियों में वीरगति प्राप्त की थी? देहरागढ़ की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, या फिर मैकाल की पहाड़ियां? जल्दी से मुझे आप इसका उत्तर बताइए कमेंट करके। ठीक है, ये आज ही मैंने कराया हुआ है, आज ही कराया हुआ है इसको। आज आपके लिए प्रश्न है, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्या आधुनिक भारत में इसकी प्राथमिकता बनी हुई है कि भाई जाति आज भी जरूरी है? इस पर आप लोग अपना राय रखिएगा। ठीक है, चलिए। कल हमने भारतीय मानसून के बारे में प्रश्न पूछा था कि भाई भारतीय मानसून क्या होता है, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो भारत के मानसून के अगर प्रमुख लक्षणों की अगर हम लोग बातचीत करते हैं आपसे कि भाई क्या क्या चीजें इसमें हैं, ठीक है, तो मानसून भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। मौसमी पवन, सीजनल बेंड्स, यानी कि मानसून पवनें ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं। गर्मियों में समुद्र से भूमि की ओर दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, आप जानते होंगे। ठीक है, यह बड़ा महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। सर्दियों में भूमि से समुद्र की ओर यानी कि उत्तर पूर्व मानसून, ठीक है, उल्टा जाता है। ये अनियमितता, भारत में मानसून पूरी तरीके से नियमित नहीं होता है। कभी अधिक वर्षा, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी कुछ होता है। ठीक है, वर्षा का समान वितरण, तो भारत में वर्षा समान रूप से नहीं होती है। मेघालय के मौसिनराम में अधिक वर्षा होती है, सबसे ज्यादा जो है वर्षा वहीं पर होती है। पहले चेरापूंजी था, अब मौसिनराम हो गया है। राजस्थान के धर्मस्थल में बहुत कम वर्षा होती है। अचानक और आरंभ वापसी, मानसून का आगमन अचानक होता है, विशेषकर केरल तट पर जून के प्रारंभ में। वापसी धीरे धीरे सितंबर से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये भारतीय मानसून के बारे में, और बाकी इस पर लिखा हुआ है। कृषि पर प्रभाव इसका क्या पड़ता है वो भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा।
अंततः भारत का मानसून न केवल जलवायु को नियंत्रित करता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था की रीढ़ भी होती है। ठीक है, तो भारतीय मानसून बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी ईद तो चलो निकल गई, कोई बात नहीं, लेकिन ईद और नवरात्र के शुभ अवसर पर दरअसल हमारे कोर्सेज पर अभी ऑफर चल रहा है। आप चाहें तो ये सारे कोर्सेज देख करके आप परचेज कर सकते हैं। जिस भी कोर्स को लेना होगा उसका नाम लिख करके आप हमें हमारे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।